3 बज गए हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके उत्तर ये पूरा प्रदेश मिलकर मांगता है। उनसे जो जवाबदेही जिनकी है और एबीपी गंगा पर उन्हीं सवालों को लेकर हम हाजिर। कहते हैं तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं, शब्दों से कहीं ज्यादा पावरफुल है। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि तस्वीरों के जिम्मेदारों पर कार्रवाई का अब वक्त आ गया है। लापरवाहों से अब जवाब मांगने का वक्त आ गया है, जो अपनी कुर्सी से हिलने को तैयार नहीं थे, बिगड़ते हालात के बावजूद भी लापरवाह बने रहे। अब वक्त उनको सबक सिखाने का आ गया है, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं और आपको पता है इन 6 तस्वीरों में भी हम नहीं दिखा सकते वो सारी सच्चाई जो पिछले कुछ दिनों से हाल है प्रदेश का। हर दिन एक ऐसी तस्वीर आती है जिससे ऐसा लगता है कि उसे बयां करना मुश्किल हो गया है। लेकिन अब कोविड नेगेटिव होते ही सीएम तुरंत बड़े एक्शन लेने शुरू कर रहे हैं। ऐसी खबर मिल रही है कि सीएम ने टीम 11 का पुनर्गठन करके टीम 9 बना दिया है। ये तो पुख्ता खबर है। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर हाल में जरूरतमंद लोगों को पूरी मदद मिले, चाहे ऑक्सीजन की जरूरत हो या दवाओं की, या फिर अस्पताल में मरीजों के बेड की व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित की जाए। सीएम ने टीम 9 के अधिकारियों को व्यवस्थाओं के लिए जवाबदेह बनाया है। इसके साथ ही अवध शिल्पग्राम में बने डीआरडीओ के 500 बेड के अस्पताल का निरीक्षण किया, जो रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। उन्होंने व्यवस्थाओं को परखा। सीएम का ये औचक दौरा आगे भी जारी रहने वाला है। हालांकि मुख्यमंत्री का ये एक्शन प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर लगाम लगाने के लिए कितना कारगर रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हर एक छोटी बड़ी चीज पर उम्मीदें टिकी हैं लोगों की, क्योंकि नाउम्मीदी का दौर इतना लंबा चल रहा है कि समझ में नहीं आता ये थमेगा कब। चलिए अब हम तारुफ करा देते हैं आज के मेहमानों से। आलोक अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता सपा, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, इंटरनल मेडिसिन, और वीरेश पांडे, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए आलोक अवस्थी जी से ही शुरुआत कर लेते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि ये टीम 11 की तरफ अगर उत्तर प्रदेश की जनता, आलोक जी, अगर उम्मीदों से देखे, क्या कुछ बदलाव होगा, क्या उम्मीद जताई जाए? मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कहीं भी कहीं दिक्कत होगी तो उन अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करी जाए। संवेदनशीलता रहनी चाहिए अधिकारियों में और तत्परता के साथ लोगों का जो है मदद पहुंचाएं। ये उन्होंने साफ अफसरों को निर्देश दिए हैं। सीधे सीधे जनता तक निर्देश पहुंचाने के आदेश दिए हैं। आम लोगों को तत्काल भर्ती कराने के लिए, उनको जरूरी दवाएं दिलाने के लिए, अस्पतालों को इंजेक्शन दिलाने, ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए। नहीं, ये सारी चीजें तो टीम 11 को भी निर्देशित की गई थी। क्या डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा? देखिए, आपको पता है ये एक आपदा काल है जी। इस आपदा काल में पूरा देश पीड़ित है। संसाधनों की जो है, जितना संसाधन हमारी सरकार ने जुटाए थे वो संसाधन हम और बढ़ा रहे हैं जितना बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये है कि इस समय जनता से भी अपील है, मास्क जरूर लगाएं, कहीं पर भी मिले जुले नहीं, थोड़ा सा आइसोलेशन में रहें। छोड़िए सर, पंचायत चुनाव की तस्वीरें इतनी दिखाई, वहां पे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो कहीं नहीं लगा। क्षमा कीजिएगा, ये बात प्रकाश में आ चुकी है कि पंचायत चुनाव आदरणीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे चुनाव कराए गए और 30 अप्रैल की डेडलाइन आदरणीय उच्च न्यायालय ने दी थी। और उसी न्यायालय ने गिड़गिड़ाकर कहा कि अब मत कराइए। कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट में जाइए, वापस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हमको भेजा और चुनाव आयोग जो है इसको चुनाव करा रहा है आदरणीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे। सरकार अपना काम कर रही है। हमने L1 के 1,60,000 बेड हमने करे हैं, L2 L3 के 65,000 बेड की हमने व्यवस्था करी है। बराबर ऑक्सीजन के लिए हम टैंकर्स को हवाई जहाज से भेज रहे हैं, जमशेदपुर भेज रहे हैं, बोकारो भेज रहे हैं, वहां से जो है मंगवा रहे हैं। हमारे यहाँ 35 से अधिक जो है ऑक्सीजन प्लांट कार्य कर रहे हैं और 39 जो 2-3 दिन में लग जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें भी हमारे चैनल पे सब दिखाई जा रही है जो प्रयास है। लेकिन आगे पाठ पीछे सपाट तब है जब ये प्रिवेंशन या जहां पे जैसी भीड़ जुट रही है उससे आपकी मेहनत ही बर्बाद जा रही है। और भी मेहनत दम लगाना पड़ रहा है, क्योंकि भीड़ जैसे जुटेगी संक्रमण गांव तक फैल गया, इसके सबूत मिल रहे हैं। अनुराग भदौरिया, गांव की रिपोर्ट पे आपकी क्या, आपके भी तो लोग होंगे जो गांव से आपको रिपोर्ट करते होंगे कि गांव की हालत अगर खराब हो गई तो वहां टेस्टिंग, वहां अस्पताल, वहां ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा? देखिए, धीरे धीरे गांव में पूरी तरह से कोरोना फैलने लगा है। गांव से खबरें आने लगी हैं, लोग बीमार होने लगे हैं, हॉस्पिटल की तरफ भागने लगे हैं। कई केसेस लगातार अब आने लगे और ये गलती किसकी है? भारतीय जनता पार्टी सरकार की।
बड़ा उच्च न्यायालय का सम्मान करते। उच्च न्यायालय ने बोला था 5 शहरों में लॉकडाउन लगा दो, तब तो दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट भाग गए थे। बड़ा उच्च न्यायालय की बात करते थे। आप चाहते तो आप चुनाव से एक चिट्ठी लिख सकते थे मुख्यमंत्री जी कि हमारे यहाँ पंचायती चुनाव रुकवा दीजिए, तो रुक जाता पंचायती चुनाव। पंचायत चुनाव में जो लोगों की मौतें होगी, कोरोना संक्रमण हो गया, उसकी हत्या की जिम्मेदारी किस पे होनी चाहिए? क्या सरकार पे उसकी हत्या की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? सरकार को क्या जरूरत थी इलेक्शन कराने की? सरकार कह नहीं सकती थी हम इलेक्शन नहीं करवा पाएंगे, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, सोर्सेज नहीं है। जिस तरह का यहाँ पे कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तब तो आप नहीं बोले कुछ भी। अब आप कह रहे हो टीम 11 है, कल टीम 11 9 हो जाएगी, कब फिर 5 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, फिर आउट हो जाओगे। आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता है, जिम्मेदारी से बात करिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कोरोना काल से लोगों की मौतें हो रही है, उसकी जिम्मेदारी कौन होगा? अब तो सुप्रीम कोर्ट आप धमका रहे थे कि कोई अगर ऑक्सीजन की बात करेगा, कोई अगर यहाँ पे बात करेगा तो कार्रवाई होगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अगर कार्रवाई करोगे तो कोर्ट का मानना माना जाएगा। जो बयानवीर बनते हैं और बयानवीर में उनको ये नहीं पता चलता कि बोल क्या रहे हैं, वो धमका रहे हैं। आलोक जी, अनुराग जी, देखिए बात कर रहे थे आप। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर बाद में चलेगा। अभी अगर हम समय दे रहे हैं, जनता के बीच में मौजूद है, तो क्यों ना सलूशन की बात करें। जितना पानी बह गया है उसके आगे की कंडीशन देखें और कुछ ऐसा सुझाव दें जो इस हमारे वक्त को सही साबित करे। इसीलिए डॉक्टर स्वाति के पास आते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ये संक्रमण गांव में पहुंच जाता है, स्वाति, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें, तो किस कंडीशन के लिए कितनी तैयारी चाहिए होगी महकमे को, स्वास्थ्य विभाग को? देखिए, शहरों में कोरोना का संक्रमण फैला और किस तरह से पूरा ढांचा ढह गया, ये तो आपने देख ही लिया है। दूसरी बात, जब से कोरोना की बात हो रही है, लगातार ये बात समझाई जा रही है कि जहां भी लोग ज़्यादा इकट्ठे होंगे, जहां मास्क का ध्यान नहीं रखा जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का आप ध्यान नहीं रख पाएंगे, वहां से संक्रमण फैलेगा। ये गतिविधियां चाहे आम आदमी करे, चाहे सरकार करे, संक्रमण वहां से फैलेगा। ये सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बनेंगे और इसीलिए चाहे आम आदमी को ये समझने की ज़रूरत जहाँ है कि हमें जमावड़ा नहीं लगाना है, हमें इस तरह के फंक्शंस नहीं करने हैं, हमें अभी इन सब चीज़ों से दूर रहना है, तो वहीं सरकार को भी ये समझना जरूरी है कि अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं जिनसे कि लोग जहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की ध्यान नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि आप बोल देते हैं कि यहां पर नियमों का, प्रोटोकॉल का फॉलो किया जाएगा, लेकिन क्या वास्तविकता में ये संभव है या नहीं, ये भी देखना जरूरी होता है सरकार के लिए। तो जरूर सरकार को फिलहाल देखिए, अब जो मंजर भारत में इस वक्त है, अंधे को भी दिख रहा है इस वक्त कि किस तरह की सिचुएशन इस वक्त हो चुकी है। और अगर अभी भी हम नहीं जाग रहे हैं, अभी भी अगर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि स्थितियां कितनी विकट हो सकती हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा, अगर हमारे गांव में जहां अस्पताल नहीं है, जहां पे सुविधाएं नहीं है, वहां अगर ये कोरोना और तेजी से फैलता है, तो वो लोगों की हम मृत्यु कैसे बचाएंगे, कैसे हम संक्रमण को रोकेंगे और कैसे हम इस मंजर से बाहर आएंगे। क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम और डॉक्टर्स और हमारा पैरामेडिकल स्टाफ लिमिटेड है, हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने के अंदर हमारे नंबर डबल ट्रिपल हो जाएंगे, इनफैक्ट हमारे नंबर कम हो रहे हैं, क्योंकि हमारे हेल्थ केयर पैरामेडिकल स्टाफ भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। आपने देखा है, टीचर्स संक्रमित हुई हैं अभी पंचायत इलेक्शन के जो प्रोग्राम में लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज अब समझनी चाहिए कि हम ऑक्सीजन तो मुहैया करा रहे हैं, पर ये ऑक्सीजन देगा कौन? अगर हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ही नहीं होंगे तो ये देगा कौन? इसलिए इस वक्त हमें चौतरफा स्ट्रैटेजी की जरूरत है। हमें इस वक्त ये सोचने की जरूरत है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनको हम कैसे बेस्ट पॉसिबल यूज कर सकते हैं और उनको कैसे हम और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में हम बेहतर लड़ाई लड़ सकें। चाहे क्योंकि अब हमारी मेडिकल सप्लाईज हो, एक दूसरे का कॉलर पकड़ के, चाहे बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेशन निकालने का नहीं है। ये वक्त अभी भी बहुत नाजुक है कि हम कितनी चीजों को संभाल सकते हैं। जब ये मंजर बीतेगा तब जरूर डिस्कस किया जाएगा कि क्या हो सकता था। अभी चलिए डिस्कस करते हैं क्या करें, अभी क्या करें। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ है, क्योंकि वो बड़ी बारीक नजर रखते हैं, शहर हो या गांव, वहां पर ब्यूरोक्रेसी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है ये सभी जानते हैं। जिसके हाथ में चाहे वो सीएमओ हो और तमाम चीजें, जैसी तस्वीरें आई वीरेश, अब ये जो नई टीम आई है, देखिए ये भी नहीं किसी से छुपा कि कई अधिकारी भी पॉजिटिव थे। क्या उनकी बात भी स्पष्ट पहुंची है ऊपर तक?
देखिए, अगर अधिकारियों की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, और टीम 11 की अगर बात करें तो सरकार का यह कहना है कि टीम 11 ने बहुत बेहतर काम किया, जिसकी वजह से कोरोना की जो पहली वेव है उस पर हम नियंत्रण पा सके। लेकिन टीम 11 में कुछ अक्षम अधिकारी थे, तभी टीम 9 बना, यानी 9 रत्नों की आवश्यकता मुख्यमंत्री को तभी पड़ी कि जब टीम 11 के कुछ निकर्मण्य अधिकारी थे, जिसकी जानकारी उन्हें हुई, जिसकी समीक्षा उन्होंने की, उसके बाद उन्हें हटाया गया। और जो अधिकारी हैं टीम 9 में, वो टीम 11 के मेंबर रहे हैं। कोई ऐसे अधिकारी टीम 9 में नहीं है जो टीम 11 के मेंबर नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों को हटाया गया है और एक जो टीम बनाई गई है वो बहुत ही कॉन्क्रीट बनाई गई है, और जो मजबूत अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी हैं, और 1 साल के कोविड नियंत्रण में जिनका बेहतर कामकाज रहा है, समन्वय की स्थिति जिनकी अच्छी रही है, उनको फिर रखा गया है। और जो कूड़ा कबाड़ा रहा है अधिकारियों का, जो बेकार अधिकारी और निकम्मे अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री की छवि पर बाट लगाया है, दाग लगाया है, उन्हें बाहर किया गया है। और यह उम्मीद की जानी चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा कि अब जो टीम बनी है वो बेहतर टीम है, वो बेहतर काम करेगी और कोविड पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वो कोशिश जारी रखेगी। और उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से नियंत्रण करने के लिए आज निगेटिव रिपोर्ट आने के साथ ही बाहर निकले हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब कुछ बेहतर होगा, क्योंकि बहुत कुछ खराब हो चुका है। बिल्कुल वीरेश, अब निगाहें टिकी हैं तो सिर्फ आने वाले वक्त के लिए कितनी तेजी से इस वक्त काम किया जा सकता है, अभी भी हम उस पर निगाहें टिकाएं, और क्यों ना टिकाएं, क्योंकि कई जिंदगियां इस पर निर्भर हैं। मांगे प्रदेश में हम लगातार सवाल तो कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, आप तक पहुंचा दें। शूटर दादी के नाम से मशहूर चंदो तोमर का निधन हो गया। ब्रेन हैमरेज से मौत हुई है। कोरोना से भी पीड़ित थी शूटर दादी। बेबाक जवाब था उनका, ट्विटर पे लंबी चौड़ी फॉलोइंग थी, राय रखती थी शूटर दादी। हमारे सहयोगी बागपत से राजीव इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी राजीव। देखिए, हमारी उनके बेटे विनोद से बात हुई है अभी कुछ देर पहले। उन्होंने बताया है कि दादी की मेडिकल मेरठ में ब्रेन हेमरेज से मौत हुई है, लेकिन कई दिन पहले उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव भी आई थी, जिसके बाद उन्हें मेरठ के अस्पताल में भर्ती किया गया था। रात ही मेडिकल में रेफर की गई थी। दादी के बारे में बता दूं, दादी चंद्र तोमर उनकी देवरानी जो प्रकाशी तोमर है, उन्होंने 60 साल के बाद निशानेबाजी में कदम रखा था और उन्होंने इतना मुकाम हासिल किया कि वह देश और दुनिया में छा गई। 2 साल पहले सांड की आंख फिल्म भी उन पर फिल्माई गई थी। इसके अलावा वह आमिर खान के सत्यमेव जयते का भी हिस्सा रही है। यानी यह कहे कि दादी महिलाओं के लिए, खासकर बच्चियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए हम फिर से अपनी चर्चा पर वापस आते हैं और सीधे आलोक अवस्थी जी से पूछने की कोशिश करते हैं। आलोक जी, अभी से आगे के प्लान के बारे में क्या सोच रहे हैं? अगर ये भगवान न करे संक्रमण जड़ों तक पहुंचता है, यानी गांव तक पहुंचता है, क्या कुछ है तरीका, क्या कुछ राय है, और क्या अब तो आइडिया होगा शहरों के संक्रमण की रफ्तार को देख के? मात्र 40 लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी। इस बार जो उसका दूसरा संस्करण जो कोविड का है, ये 500 लोगों पे 450 आदमियों को ऑक्सीजन देने पड़ रही है। इस समय इतना खराब, ये हमने कभी इतिहास में ऐसा नहीं देखा, अपने जीवन में नहीं देखा इस तरह का संक्रमण। मुझे लगता है कि मीडिया और हम सब मिल करके, और हमारे राजनीतिक दल जो भी और हैं, लड़ाई फिर लड़ लीजिएगा। अभी मिल करके जनता को जागरूक करें, मास्क जो ना पहना उसको टोके, उसको जबरदस्ती मास्क पहनवाए। उसके घरों में हम लोग ये कहें कि आप लोग अपने घरों में भी मास्क पहन के रहिए, बिना मास्क के, चूंकि ये वायु से संक्रमित हो रहा है। हम सारे इलाज की व्यवस्था जो है कर सकते, सरकार उतना काम कर रही है। सरकार की भी अपनी एक सीमा है, बराबर वो कर रही है, लेकिन जनता को जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जनता के बिना सहयोग से कोई भी जो है आपका मिशन कामयाब नहीं हो सकता है। आज एक बहुत लोकप्रिय और जनता में बड़े लोकप्रिय आज तक के एंकर रोहित सरदाना जी की भी डेथ हो गई है, 3 दिन के अंदर कोलैप्स कर गए। मुझे बहुत दुख है उनकी मृत्यु का भी, मैं अपनी संवेदना भी देता हूँ। ऐसे बहुत से लोग जा रहे हैं जिनको मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ, हमारे परिवार से भी लोग गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो लापरवाही हमने करी है, हमने जो है बिना मास्क के घूमे हैं, अनुराग भदौरिया, ये देखिए हमें वोट क्यों दिया जाए, ये हम कितने अच्छे से समझा लेते हैं। अभूतपूर्व विजय मिलती है हमारे लोगों को, हमारी पार्टी को, हम ये समझा लेते हैं। हम ये क्यों नहीं समझा पाए कि मास्क कितना जरूरी है, ये दूसरी लहर नहीं सुनामी है।
अनुराग भदौरिया, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बताऊं कि सरकार की देखिए मानसिकता और सरकार का क्या कहते हैं अजीब सा चेहरा कि सारी गलती जनता की है। मतलब आप पंचायती चुनाव कराते रहे, आपकी कोई गलती नहीं है। आप टीम 11 की हुंकार भरते रहे जब से सरकार में आई। फिर जो आपके फेल खिलाड़ी है, जिन खिलाड़ी ने टीम 11 फेल कर दी है, वही खिलाड़ी को फिर आपने रख लिया है। तो आप तो फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो फेल होना ही है योगी जी, और आपकी पार्टी को फेल होना है। उत्तर प्रदेश को फेल करना चाहते हो भैया। स्वाति माहेश्वरी इसके पास आना पड़ेगा, क्योंकि फिर से वही आरोप प्रत्यारोप का दौर। हमें लगा था कि विपक्ष हो या पक्ष, इस वक्त जनता की बात होगी। स्वाति आप बताइए, माफ कीजिएगा चिल्लाने के लिए, ये चिल्लाने स्वाति आप बताइए, 1 मिनट का वक्त रह गया कुल मेरे पास। स्वाति आप बताइए, अभी भी यहाँ से क्या? बिल्कुल साक्षी, देखिए अभी बहुत ज़रूरत है, एक तो सबका सहयोग मिलने की, हर किसी को साथ आने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर अब आप देखिए कि वैक्सीनेशन ड्राइव की भी अगर बात करें तो लोग तरह तरह के भ्रम अभी भी फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो अभी भी हम अपने ही देश की लड़ाई को कमज़ोर कर रहे हैं, कम से कम ये नहीं करें। और इस वक्त सरकार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो लोगों का विश्वास खो रहा है, जो लोगों के अंदर एक कमी आ रही है कॉन्फिडेंस की, जो लोग पैनिक कर रहे हैं, डर रहे हैं, उनको वो संसाधन मिले ताकि उनके अंदर का ये डर और पैनिक कम हो। और लोगों को अवेयर करने की अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कौन से लोग घर में रह के ट्रीटमेंट ले सकते हैं और कौन से लोगों को अस्पताल की तरफ जाना चाहिए। और अगर वो अस्पताल की तरफ जाते हैं तो उन्हें वो सुविधाएं मिलेंगी। ये नहीं होना चाहिए कि वो जब अस्पताल की तरफ जाए तब तक इतनी लेट हो जाए, या जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें वहां से भगा दिया जाए, या उन्हें ये बोला जाए कि यहाँ पर बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो ये जो हमारा सिस्टम है, इसके लिए हमें एक बीच में इंटरमीडिएट हॉस्पिटल सेटअप क्रिएट करना होगा, जहां पर हम टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, जो ऐसे लोग हैं जो पूरे आईसीयू की जिनको जरूरत नहीं है लेकिन जो अब घर पर भी नहीं रह सकते, उनको हमें ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। कि हम कैसे जो हमारे मौजूदा डॉक्टर्स हैं उनसे टेली मेडिसिन के द्वारा हम कैसे उनको वहां पर स्वाति, हो सकता है कि यहाँ पर आपके सुझाव से आने वाले वक्त की थोड़ी तैयारी और पुख्ता किया जाए, क्योंकि इस वायरस को लेकर सारी व्यवस्थाएं, सारे आकलन ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया बातचीत करने के लिए।